अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले आप देखेंगे कि मैंने जो सॉल्व कराया था तो 2019 तक के पेपर सॉल्व कराया था, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो अब आप सोचेंगे कि 2020 का क्वेश्चन क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2020 में नहीं हुए थे। उस टाइम कोविड का टाइम था और उस टाइम आपके कोई सा पेपर नहीं लिया गया था, इस वजह से 2020 में ना होकर के 2021 में पेपर हुआ था। तो अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि 2019 में जो सवाल पूछे गए थे और 2020 में तो कोई सा पेपर नहीं हुआ, तो 2021 में बहुत सारे सवाल आपके रिपीट कर दिए गए, बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही। तो इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े से अलग हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसी तरह मिलेंगे 2019 में जो सवाल पूछे गए थे। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे सिर्फ उनको बताऊंगी नहीं, बल्कि उनके जवाब को भी आपको कैसे लिखना है इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उन तक इसको शेयर भी कीजिए। ये नहीं सिर्फ बीएड कर रहे हैं, क्योंकि डीएलएड में भी आप देखेंगे बहुत से टॉपिक आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो और सवाल भी आप अपने अकॉर्डिंग मिलाइए, और जो सवाल आपका मिलता है वो यहाँ से कर लीजिए, जवाब उसके ऐसे ही रहेंगे, सवाल बेशक बदल सकते हैं। तो अगर आप, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि आप लोग ये भी पूछते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ 2021 में आपसे सवाल पूछा गया था, तो सबसे पहले आपको हिदायत दी गई थी। हिदायत था कि सभी सवालों के जवाब तहरीर कीजिए, यानी ये हिस्सा अलिफ है और इसमें हर जवाब तकरीबन 50 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी एक जो क्वेश्चन का आंसर आप लिखें वो 50 अल्फाज में लिखें। और जब आप एक क्वेश्चन करेंगे तो इसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे और 8 के 8 क्वेश्चन करने हैं। जब 8 क्वेश्चन आप करेंगे तो टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ आपसे सवाल नंबर पहला पूछा गया था कि उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूलों को तहरीर कीजिए। तो ये देखेंगे 2019 में भी पहला सवाल यही था कि उर्दू ज़बान के तदरीस के उसूल को तहरीर कीजिए। तो उर्दू यहाँ पे आप जवाब लिखिए कि तदरीस के उसूल। तो तदरीस के उसूल कौन कौन से होते हैं, यानी जो शिक्षण के हैं उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तादाद का उसूल, जमहूरी अक़दार का उसूल, फितरत का उसूल, इनफरादी तफ़वीर का उसूल, असल ज़िंदगी से जोड़ने का उसूल, नज़रिए का उसूल, दिलचस्पी का उसूल, अमल का उसूल। फिर सवाल दूसरा आपसे पूछा गया था कि स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो आप जवाब लिखिए कि स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत ये है कि स्कूल के मुख्तलिफ़ मज़ामीन में अंजुमन मुअल्लिमीन मजमून कायम होनी चाहिए जो तजरबी अमल को उभारने और निसाब को तरक्की देने में माउन हो। निसाब किसे कहते हैं? करिकुलम को, यानी पाठ्यक्रम को। फिर तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, सवाल नंबर तीसरा था कि तफसीली सवाल की खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान कीजिए। तो चूँकि ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है, इसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेगा, तो इसको हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे बल्कि थोड़ा ही लिखेंगे। तो आप जवाब लिखिए और डालिए सबसे पहले खूबियाँ। तो इसकी खूबियाँ क्या होती हैं? तो इसमें लिखिए कि इस तरह के इम्तिहान में तलबा में तशरीह करने की सलाहियत, ख़यालात को मुनज़्ज़म व मुख्तसर करना, कायदा और कुलिये का इस्तेमाल, वाक़यात, इफ़राद या मुकाम का बयान, तख्लीकी व तनक़ीदी सोच और फ़िक्र को जाना जा सकता है। तफसीली सवाल किसे कहते हैं? डिटेल में जो हम लिखते हैं, जो थ्योरी बेस्ड आंसर लिखते हैं उसके बारे में है, यानी जो बड़ा सा लिखते हैं। इसमें आप क्या सोचते हैं, आपके तख्लीकी सोच उभर कर सामने आती है। फिर इसकी कुछ खामियां हैं। अब जिसकी खूबियां होंगी तो खामियां होना लाजमी है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी में कोई चीज़ खामियां है, कमी है, तो उसमें कुछ अच्छाई भी होगी, ये देखने का नज़रिया होता है। तो खामियां क्या हैं? तो इस तरीका इम्तिहान पर ये एतराज़ है कि ये काबिल एतमाद नहीं, क्योंकि इसके ज़रिए तलबा की लियाकत को सही तौर पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये इसकी खामियां हैं।
अब हम बात करते हैं सवाल नंबर चौथा क्या पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि उर्दू ज़बान की तदरीस में तलफ़्फ़ुज़ की ख़ुसूसी अहमियत क्या है और इसकी दुरुस्तगी के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो जवाब लिखिए, उसमें लिखिए कि उर्दू ज़बान की तदरीस में तलफ़्फ़ुज़ की अहमियत यह है कि मरकबात और मुहावरों के मफ़हूम अख़ज़ करके तलबा ख़ुद क़वाइद के उसूल और ज़बान के हुस्न को पहचान कर उसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश कर सके और उसकी दुरुस्तगी के लिए तलबा जिस लफ्ज़ को पढ़ने में गलती करेंगे और उसकी इस्लाह तख्ता सियाह पर एराब की मदद से कराई जाएगी। फिर सवाल नंबर 5वां आपसे पूछा गया था कि तदरीसी नज़्म के मख़सूस मक़ासद बयान कीजिए। तो इसमें आप लिखिए जवाब कि तलबा में इस बात की महारत पैदा कराना कि वो मिसरों की मौज़ूनियत के साथ नज़्म पढ़ सकें, और दूसरा लिखिए कि तलबा में इस बात की सलाहियत पैदा कराना कि वो बयानिया नज़्म से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, अशआर के वज़न और आहंग की तहसीन कर सकें। फिर सवाल नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि इमदादी अशिया सहायक सामग्री जिसे कहते हैं में कुतुब खाना की अहमियत बयान कीजिए। तो इसमें आप जवाब लिखिए कि इमदादी अशिया में कुतुब खाने की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, यानी इससे इनकार मुमकिन नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है कुतुब खाने का। माहिरीन मुअल्लिम, कुतुब खाना कहते हैं लाइब्रेरी को, तो माहिरीन मुअल्लिम हमेशा कुतुब खाने को स्कूल का लाजमी जुज़ो करार देते हैं। किताबें इल्म और फ़न का ऐसा मालूमाती मखज़न है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक अमानत के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल हो सकती है। स्कूल में कुतुब खाना की ज़रूरत तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना और उनके लिए तफरीही लिटरेचर मुहैया करना। स्कूल के कुतुब खाना से न सिर्फ घर पर पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं, बल्कि इसमें बैठने और पढ़ने के लिए मुनासिब सहूलतें भी फराहम की जाती हैं। लाइब्रेरी के बारे में बताया जा रहा है। फिर सवाल नंबर 7 पूछा गया था। तो सवाल नंबर 7 था कि तदरीस उर्दू में अंदाज़े कद्र आजमाइश, जिसे इंग्लिश में एवेल्यूएशन कहते हैं, के मुख्तलिफ तरीक़ों पर रोशनी डालिए। तो जवाब लिखिए कि तदरीस उर्दू में अंदाज़े कद्र आजमाइश के मुख्तलिफ 3 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 3 तरीके होते हैं। तो नंबर 1 पर आप लिखेंगे कि तशख़ीसी तशख़ीस, ये क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन जिसे कहते हैं। तो मसला कहाँ है इसका पता लगाने के बाद उससे दूर करना ही तशख़ीसी तशख़ीस कहलाता है। यानी मसला है कहाँ, प्रॉब्लम बच्चे को है कहाँ, उसका पता लगाना और उसे दूर करने की कोशिश करना। दूर हो नहीं जाएगा, दूर करने की कोशिश करना, वो होगा तशख़ीसी तशख़ीस। फिर दूसरे नंबर पर आता है इब्तिदाई तशख़ीस। तो इसमें क्या होता है? इसमें तलबा ने कहाँ तक तरक्की की ये देखा जाता है और उसे राय भी दिया जाता है, यानी फीडबैक दिया जाता है कि और आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में उसे मशवरा दिया जाता है। ये इब्तिदाई तशख़ीस कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है तसौरियाती तशख़ीस। तो तसौरियाती तशख़ीस क्या होता है? इसमें तलबा ने जो कुछ भी सीखा और उसके बाद जो उसे कामयाबी मिली वो सारी चीज़ें आती हैं, यानी अब वो किस मुकाम पर है ये देखा जाता है तसौरियाती तशख़ीस में। फिर 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उर्दू ज़बान की तदरीस में मंसूबा के काम, जिसे प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो मंसूबा के काम को किसने दिया था? तो ये दिया था डब्ल्यू किलपैट्रिक ने, और ये किसके स्टूडेंट थे? तो ये जॉन डीवी के स्टूडेंट थे। तो आप जवाब लिखिए कि मंसूबा, अब इन्होंने प्रोफेसर किलपैट्रिक ने क्या कहा है इसके बारे में, मंसूबा के काम के बारे में या प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो इन्होंने बताया है कि मंसूबा दिल की पूरी आमादगी से अंजाम दी हुई बामकसद सरगर्मी होता है जो किसी मुआशरती माहौल में की जाए। और इसके बाद आप लिखिए कि प्रोजेक्ट एक बामकसद मंसूबाती काम है जो स्कूल में पैदा कर व मुआशरती, हकीकी और फितरी मौका पर हासिल किया जाता है। तो इस तरह हमारा जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था ये पूरा हो गया, और यहाँ पर आपको 20 नंबर मिल जाएंगे इतना करने के बाद। फिर आता है हिस्सा बा। तो हिस्सा बा में भी आपको हिदायत दी गई थी कि इस हिस्से से 2 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी कभी 3 भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो 2 ही सवाल आपको करना है, और जो कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। और इसके लिए आपको जब एक क्वेश्चन करेंगे 200 अल्फाज पर, तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ सवाल नंबर पहला आपसे पूछा गया था कि उर्दू नस्र की तदरीस पर मुफस्सिल रोशनी डालिए। या
یہ کریے، یہ آتا ہو تو یہ کریے، یا دوسرا تھا کہ اردو تدریس میں امتحانات کی خصوصیات بیان کیجیے، اور روایتی تشخیص جسے ٹریڈیشنل ایویلیویشن کہتے ہیں کی خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالیے۔ تو آج ہم یہ والا کوشچن کریں گے، یہ والا کسی اور دن کریں گے۔ تو جواب لکھیے تدریس میں امتحانات کی خصوصیات۔ تو اس میں لکھیے کہ تدریسی عمل کا ایک ضروری و لازم جزو امتحان بھی ہے۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے دوسرے اجزاء، مثلاً تعلیم کے مقاصد، اس کے حصول کا ایک منظم ضابطہ اور طریقہ تعلیم وغیرہ، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ معلم نے معلومات کی فراہمی سماجی، شعورتی، جمالیاتی احساس، جذباتی توازن اور اخلاقی اقدار وغیرہ میں کہاں تک کامیابی حاصل کی، اور انہیں کس حد تک طریقہ تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ امتحان کے ذریعے ہمیں بچوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اپنے خود کے بارے میں، جو اگر آپ ٹیچر ہیں تو خود کا بھی ایویلیویشن ہی ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب کہاں تک بچوں کو سمجھ میں آیا، اور ہم کیسے اور اچھا سے انہیں سمجھا سکتے ہیں اپنے طریقے کو بدل کر۔ تو یہ ہم جب امتحان لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اس سے۔ پھر آپ لکھیے روایتی تشخیص۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں ٹریڈیشنل ایویلیویشن، انگلش میں اگر ہم بات کریں تو یہ کیا ہے؟ تو روایتی تشخیص سے مراد عام طور پر تحریری ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ متعدد انتخاب، مماثلت، صحیح غلط۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بہو وکلپیہ کوشچن جو ہوتے ہیں، اور مماثلت کہتے ہیں ملان کرنے والے کو، اور صحیح یا غلط کا ہوتا ہے یا خالی جگہوں کو پر کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے روایتی تشخیص۔ تحریری تشخیص عام طور پر ایک مخصوص وقت کے اندر مکمل ہونی چاہیے۔ ہر آئٹم کے لیے ایک واحد درست جواب ہے، یعنی ایک ہی کرنا ہے۔ اگر ملان کرنا ہے تو ایک ہی اس میں کوئی سا صحیح ہوگا، اور جو بہو وکلپیہ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایک ہی کوشچن لکھنا ہوتا ہے، صحیح یا غلط ایک ہی ہو سکتے ہیں ان دونوں میں سے، یا خالی جگہ آپ کو چھوڑ کے بتایا جا سکتا ہے کہ اب اس میں کیا لکھیں گے، تو وہ ان ساری چیزوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی جواب درست ہوگا۔ تشخیص یا جانچ فرض کرتی ہے کہ تمام طلبہ کو ایک ہی چیز سیکھنی چاہیے، اور روٹ لرننگ پر انحصر کرتا ہے۔ جوابات اکثر مشین کے ذریعے اسکور کیے جاتے ہیں، اور سوچنے کے عمل کے مظاہرے کے لیے بہت کم موقع فراہم کرتے ہیں، جو کہ تنقیدی سوچ کے مہارت کو نمایاں کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے روایتی تشخیص کی خوبیاں۔ تو ان کی کون سی خوبیاں ہیں؟ تو اس میں آپ لکھیے کہ پھر آتا ہے روایتی تشخیص کی خوبیاں۔ تو ان کی کون کون سی خوبیاں ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو روایتی تشخیص سے بچے کے سیکھنے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تجزیہ کرتا ہے کہ فراہم کردہ مواد یا نصاب کا کتنا حصہ طالب علم نے حاصل کیا ہے۔ اس سے اساتذہ یا معلمین کو مختلف طلبہ کی کارکردگی کا موازنہ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں روایتی تشخیص کی خامیاں کون کون سی ہیں۔ تو خامیاں ڈالیے اور اس کے آگے لکھیے کہ ہر کوئی کسی خاص فارمیٹ کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا، اور روایتی تشخیص بہت زیادہ پابندی والے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی خامیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ ڈالیے کہ روایتی تشخیص میں طلبہ کو محدود اختیارات ملتے ہیں، اور آگے لکھیے کہ اس سے طلبہ میں جامع مہارتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ اور اگلا لکھیے کہ یہ ایک زیادہ اصول پر مبنی نقطہ نظر ہے جو کبھی کبھی صحت مند سیکھنے اور جامع ماحول کو فروغ نہیں دے سکتا۔ تو ان کی کچھ خامیاں ہوئیں۔ اب دوسرا سوال آپ سے پوچھا گیا تھا، سوال نمبر دوسرا تھا کہ اردو زبان کے ایک اچھے استاد کی خصوصیات بیان کیجیے، یا یہ کریے، یا دوسرا کوشچن آپ کے سامنے ہے کہ ایک اچھی نصابی کتاب کی خصوصیات بیان کیجیے، یعنی ایک اچھی کتاب کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ تو دونوں ہی ایزی ہیں، دونوں ہی میں نے کرایا ہوا ہے، تو آج ہم یہ والا دیکھیں گے، یہ والا نہیں دیکھیں گے۔ تو جواب لکھیے کہ اچھے استاد کی خصوصیات کیا کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کو اچھے استاد کی خصوصیات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے عام اوصاف جسے کہتے ہیں جنرل ایبلٹی، اور دوسرا ہوتا ہے پیشہ ورانہ صلاحیت جسے کہتے ہیں پروفیشنل ایبلٹی۔ تو عام اوصاف کیا ہوتا ہے؟ تو عام اوصاف میں آپ لکھیے کہ معلم کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی شخصیت ہے، کیونکہ ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ طلبہ پر معلم کی شخصیت کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن شخصیت کیا ہے اور اس کی تشکیل کن چیزوں سے ہوتی ہے، اس پر ماہرین نفسیات میں اختلاف ہے، یعنی الگ الگ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے دی ہے۔ پھر بھی
एक मुअल्लिम की शख्सियत में ज़ाती शक्ल व सूरत, दिल आवेज़ अंदाज, किसी कदर कम सखनी, कुशादगी ज़हन, खुलूस, हमदर्दी, मौका शनासी, उम्दा आवाज़ वगैरह शामिल हैं। जब हम शख्सियत की बात करते हैं तो आम तौर पर हमारा मतलब ज़हनी सलाहियत से ज़्यादा जिस्मानी सलाहियत से होता है, लेकिन डॉक्टर ब्लाड के ख्याल में शख्सियत की तश्कील में जिस्म से ज़्यादा रूह को दखल है। ये अकल की बानिस्बत सीरत का मामला ज़्यादा है। तो ये हुए आम औसाफ। अब आम औसाफ के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं। तो इसमें आप लिखिए थोड़ा सा और कि उस्ताद के लिए अच्छी इखलाकी तरबियत भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे कि साफ़ बयानी, ईमानदारी, सादगी, हमदर्दी, खैर ख्वाही वगैरह ज़रूरी सिफ़ात हैं। ये हर अच्छे उस्ताद में होनी चाहिए। यही आपको अच्छा उस्ताद बनाती है। ये सारी सलाहियत, ये सारी सिफ़ात भी आपके अंदर मौजूद हो, आपके अंदर ये सारी खूबियाँ भी होनी चाहिए। तो जो हर दिल अजीज़ होने के लिए ज़रूरी है। ऐसी खूबियाँ जो होती है तो हर दिल अजीज़ होती है, सभी को प्यारी होती है। तंग जहन यानी आपको कम मालूमात हो तो तंग जहन कहते हैं उसको, या कम ज़र्फ़ और इंतकाम यानी इंतकाम लेने वाला, जो असातिज़ा आम तौर पर नापसंद होते हैं। ऐसे उस्ताद को बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तलबा बहुत मुशाहिर परस्त होते हैं और बड़ी जल्दी अपने उस्ताद को पहचान जाते हैं, यानी उस्ताद कैसा है इसके बारे में वो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं जो बच्चे होते हैं। इस वजह से दोहरी शख्सियत से भी एहतराज़ की ज़रूरत है। मुअल्लिम का ज़ाहिर व बातिन यकसा होना चाहिए। ये नहीं आप अंदर से कुछ और है और बाहर दिखाते आप कुछ और हैं। तलबा इसमें दोनों में फ़र्क कर लेते हैं। तो इसलिए जो शख्सियत होनी चाहिए अच्छे टीचर की तो वो यकसा होनी चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर ख़ुद को नुमाया करना भी कोई पसंदीदा अतवार नहीं। वो आला सीरत व किरदार का मालिक हो, उसमें एहसास, ज़िम्मेदारी बदरजा उत्तम मौजूद हो, साथ ही वो फ़र्द शनास हो और अपने काम को मेहनत, सरगर्मी और लगन से अंजाम दे। वो मेहनती भी होना चाहिए। उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि वो तलबा के मुश्किलात को जाने और उसे दूर करने की उसमें सलाहियत हो। ये नहीं कि उसकी मुश्किलात को सिर्फ वो जानने के बाद उसको दूर करने की भी उसके अंदर खूबी हो, वो दूर करने की भी उसको कोशिश करे। उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन न हो, बल्कि ज़ब्त व तहम्मुल के साथ कोई बात सुने और खंदा पेशानी के साथ तलबा से ताउन कर सके। ये हुआ जनरल एबिलिटी टीचर की। अब प्रोफेशनल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, पेशा वराना सलाहियत क्या होना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ आप लिखिए कि आम औसाफ के अलावा एक मुअल्लिम के लिए ये भी ज़रूरी है। मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, इतनी बार तो बताया है आपको कि वो बुनियादी तौर पर अपने मजमून को अच्छी तरह जानता हो, उर्दू ज़बान व अदब से कामिल वाक़फ़ियत रखता हो और ज़बान पर उसको कुदरत हासिल हो। वो उर्दू के मुख्तलिफ़ असनाफ़, सिखन, नस्र व नज़्म, गज़ल व रुबाई से वाकिफ़ हो। उर्दू के मुख्तलिफ़ अदीबों और शायरों की ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हो। वो मौका महल के लिहाज से उर्दू ज़बान के मुहावरात, तलमीहात और तशबीहात की तशरीह कर सके। उसकी इल्मी लियाकत और तदरीसी सलाहियत भी मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। साथ ही उर्दू के अलावा दूसरी ज़बानों के सिलसिले में भी अच्छी खासी मालूमात हो, क्योंकि दानिश्वरों के ख़्याल में एक ज़बान के मुकाबले में कई ज़बानें जानने वाला यकीनन बेहतर है। क्योंकि एक अगर लैंग्वेज में बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो वो दूसरा लैंग्वेज अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे बच्चे आसानी से समझ लेंगे। इसलिए टीचर को, अगर अच्छा टीचर है वही कहलाता है जिसको अब जो उसे टॉपिक पढ़ाना है, जिस सब्जेक्ट को उसे पढ़ाना है, उसके अलावा उसे और भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और भी लैंग्वेज के बारे में भी वो जानता हो। माहिरीन तालीम के ख़्याल में उस वक्त तक कोई अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। कब तक नहीं बन सकता? तो जब तक कि ज़िंदगी भर वो अच्छा तालिबे इल्म ना बना रहे, क्योंकि सीखना और सिखाना दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं। और हकीकत में तालीम की इब्तिदा यानी तालीम की शुरुआत कब होती है? डिग्री के हुसूल के बाद ही होती है। जब डिग्री आप ले चुके होते हैं उसके बाद ही होती है, जबकि डिग्री के हुसूल तक की तालीम उमूमन तालीम बराए संद है। तो ये जो क्वेश्चन आपने दूसरा किया, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो 10, 10, 20 और 20 वेरी शॉर्ट टाइप का, यानी कि अब तक हमने 40 नंबर का क्वेश्चन के आंसर लिख चुके। तो
तो अब हम जानते हैं हिस्सा ता को। तो हिस्सा ता में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 20 नंबर मिलेंगे। जब एक क्वेश्चन आप करेंगे, यहाँ पर आपको हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल सवालों में से 2 सवाल, यहाँ पर भी आपको 2 ही सवाल करने हैं, यहाँ पर भी आपको 4 सवाल देखने को मिलेंगे। तो इनके जवाब देने हैं और जो कम से कम 500 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर आपको अल्फाज भी बताए गए हैं कि कितने अल्फाज होने चाहिए, तो 500 होने चाहिए। इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि उर्दू अदब की तदरीस में समई और बसरी आलात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, की ज़रूरत और अहमियत का तज़किरा करते हुए मिसालें पेश कीजिए। या ये करिए, या दूसरा क्वेश्चन आप करिए कि उर्दू ज़बान में तदरीस कवायद के कौन कौन से तरीके हैं, आपके ख्याल में कौन सा तरीका सबसे बेहतर है, मुफस्सिल इजहार ख्याल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये भी कराया हुआ है, पिछली वीडियो में आप अगर देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी मैंने कराया है। तो आज मैं ये ना करा करके बल्कि समई व बसरी आलात की ज़रूरत और अहमियत के बारे में बताऊँगी। तो जवाब लिखिए। और वैसे ये भी कराया हुआ है, लेकिन अब 2021 का पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ, तो पूरी तरह से सॉल्व कराऊंगी। तो समई व बसरी आलात, तो यहाँ पर आप लिखिए समई व बसरी आलात, फिर उसके आगे लिखिए जदीद तालीम की एक ख़ास खूबी उसके तरीक़े तालीम में समई व बसरी आलात का इस्तेमाल है। तहकीकात की रोशनी में ये बात वाज़े हो चुकी है कि तालीमी तरीक़ों में हमें समई व बसरी हस के ज़रिए अपील करनी चाहिए, क्योंकि हमारी हज किसे कहते हैं, सेंस को। तो इसके ज़रिए हमें अपील करनी चाहिए, क्योंकि हमारी तकरीबन 85% आमोजिस इसी के ज़रिए मुमकिन है। समई व बसरी अमदादें तवज्जो को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मबसूल कराने, दिलचस्पी पैदा करने, तलबा को अमल पर आमादा करने और जिस्मानी और जहनी सरगर्मी के लिए जोश दिलाने में अहम रोल अदा करती है। इससे वक्त की बचत होती है, जल्दी से कोई चीज़ हम बता सकते हैं, और इल्म ज़्यादा ठोस व पायदार होता है, यानी ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ें बच्चों के जहन में महफूज रह जाती है जब हम समई व बसरी आलात के ज़रिए बच्चों को बताते हैं कोई चीज़। फिर आगे लिखिए कि आमोजिश में पुख्तगी के लिए ये भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ हिस्से किसी चीज़ को समझने में मदद करें। जितनी ज़्यादा हिस्से यानी जितनी ज़्यादा सेंसेस उसमें लगी होंगी, वो आमोजिश उसी कदर पुख्ता होगी। अब हम जानते हैं यूकन और सिप्सन ने क्या कहा है। तो यूकन और सिप्सन के लफ्ज़ों में है कि समई व बसरी अमदाद वो ज़रिया है जो तलबा को अल्फाज के अलावा बताई जाती हैं। इनके तनकीदी ख्याल में मददगार है, जो आला दर्जा की आमोजिश की बुनियाद है। इस तरह ये वो ज़ाब्ते हैं जिसके ज़रिए आमोजिश बामाने, दिलचस्प और पुरअसर हो जाती है। समई व बसरी आलात की ज़रूरत और अहमियत क्या है, ये हेडिंग डालिए। फिर उसके नीचे लिखिए कि मुख्तलिफ तहकीकात की रोशनी में ये बात वाज़े हो चुकी है कि इसके इस्तेमाल के बाद तलबा 35%, यहाँ पर 35% उधर लिखा हुआ, ये यहाँ नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा, 35% ज़्यादा मुद्दत तक वो बातें हाफ़ज़ा में महफूज रहती हैं और 55% ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके अलावा उससे बेमकसद अल्फाज और फ़ुकरों के इस्तेमाल में कमी आ जाती है और अदराक की वजाहत और सेहत में मदद मिलती है। इससे एक वाज़ेह हकीकत उभर कर सामने आ जाती है, क्योंकि बराह रास्त तजुर्बा ज़बानी गुफ्तगू से बहर सूरत बेहतर है। मज़ीद ये कि ज़बानी गुफ्तगू में भी इससे मदद मिलती है और ये मज़मून के जमूद को तोड़कर उसमें ज़िंदगी पैदा करता है। मुअल्लिम इसकी मदद से अपने मौजू को ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकता है। ये निसाबी उलूम और आमोजिश के इस्तेहकाम बख्शता है और तलबा खुद को दरस व तदरीस में शामिल महसूस करते हैं। उन्हें भी लगता है कि हाँ, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। उनसे जब सवाल आप पूछते हैं, उनको सारी चीज़ें दिखाते हैं, वो खुद भी करते हैं उसका यूज़, तो उन्हें वो लगता है कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। लेकिन समई व बसरी अमदाद के इस्तेमाल में इस बात पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये अशिया आमोजिश के अमल के साथ मरबूत हो, उसको तालीमी अमल और निसाब से हम आहंग होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि महज तफरीह ही नहीं, मतलब सिर्फ हंसी मजाक के लिए ही नहीं कि हाँ दिखावे के लिए कि बस हम इसका यूज़ करते हैं, बल्कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा ये तलबा की उम्र
ذہانت اور تجربات کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی یہ طلبہ کی جسمانی، نفسیاتی، ذہنی و معاشرتی نشوونما کے مطابق ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان اشیاء کے استعمال میں معلم کو مہارت ہونی چاہیے، تاکہ اس کو بحیثیت نمائش نہیں بلکہ ضرورتاً استعمال کرے۔ اس کا یوز کرنا بھی ایک اچھے ٹیچر کی یہ خوبی ہے کہ اسے سمعی و بصری آلات کا استعمال کرنا بھی آنا چاہیے۔ مزید یہ ہے کہ معلم کا قائم مقام نہیں بلکہ ان کے کاموں پر ایک جزو ہے۔ جہاں تک سمعی و بصری امداد کے تاریخ ارتقاء کا تعلق ہے تو تعلیم کے میدان میں اس کا استعمال کوئی نئی چیز نہیں ہے، زمانہ قدیم یعنی پرانے زمانے میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مغربی ماہرین تعلیم مثلاً روسو، پسٹولوجی اور فروبل وغیرہ نے تعلیم میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم یعنی پہلی وشو یدھ ہوئی تھی، اس کے بعد امریکہ، روس اور یورپ نے اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا، جبکہ وہاں کی جو عوام تھی، جبکہ جاہل عوام تک بآسانی اس کی رسائی ریڈیو کی گفتگو، فلم، ٹیلی ویژن اور اشتہارات کے ذریعے ہو گئی، یعنی یہ ساری چیزیں بھی سمعی و بصری آلات کا ہی حصہ ہیں، تو انہی کے ذریعے ان کو پتہ چلا۔ سمعی و بصری آلات کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ تو ان کی کچھ 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ چھپے ہوئے مواد۔ تو چھپے ہوئے مواد میں مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ نصابی و امدادی کتابیں، اخبارات وغیرہ، یہ چھپے ہوئے مواد میں آتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر آتا ہے بصری ذرائع۔ تو بصری ذرائع کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں صرف دکھائی دے، سنائی نہ دے۔ تو بصری ذرائع میں آپ لکھ سکتے ہیں ماڈل، چارٹ، گلوب، نقشہ وغیرہ۔ پھر 3 نمبر پر آتا ہے سمعی ذرائع۔ سمعی ذرائع کہتے ہیں جو ہمیں صرف سنائی دے، وہ دکھائی نہ دے۔ تو مثال کے طور پر ریڈیو ہو سکتا ہے، اس میں صرف آپ کو آواز سنائی دیتی ہے، ٹیپ ریکارڈر ہو گیا وغیرہ۔ پھر 4 نمبر پر آپ کا آتا ہے سمعی و بصری ذرائع، یعنی جو سنائی بھی دے اور ساتھ ہی ساتھ دکھائی بھی دے۔ تو مثال کے طور پر کمپیوٹر ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا وغیرہ۔ تو یہ سمعی و بصری آلات کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن امپورٹنٹ آپ دیکھیں گے تو یہ 3 ہی مانی جاتی ہیں، لیکن یہ ہوتی 4 ہیں۔ تو اس طرح ہمیں 20 نمبر اس سے بھی مل جائیں گے۔ اب دوسرا کوشچن آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اردو تدریس میں سبق خاکہ، جسے لیسن پلان کہتے ہیں، منصوبہ بندی بھی کہتے ہیں، کی اہمیت تحریر کرتے ہوئے درجہ 7 کے لیے اپنے پسندیدہ نثر، یہاں پر نثر ہے، کے متعلق 40 منٹ اوقات کا ایک منصوبہ سبق تحریر کیجیے۔ تو یہاں پر نثر ہے، اگر آپ لیسن پلان بنا رہے ہیں تو یہاں نثر کا یہ دھیان رکھیے کہ وہ نثر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جو کرایا ہوا ہے چینل پر تو اس میں نظم بھی آپ کو ملے گا اور نثر بھی ملے گا، اور وہ سارے کے سارے 40 منٹ کے ہی ہیں لیسن پلان۔ تو اگر آپ فرسٹ ایئر میں ہیں تو آپ کو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہر سیٹ میں آپ کو لیسن پلان ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ سیکنڈ ایئر میں ہیں تو آپ کی ٹریننگ لگتی ہے، آپ کو کہیں جا کر پڑھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 20 لیسن پلان بنانے ہوتے ہیں فائل میں۔ تو سیکنڈ ایئر میں کے لیے جب آپ آئیں تو اس کے لیے آپ کو سارے لیسن پلان آلریڈی ملیں گے، آپ ڈسکرپشن میں جا کر وہ سارے 20 کے 20 لیسن پلان دیکھ سکتے ہیں، جس کے عنوان، جس کے ٹاپک الگ الگ ہیں۔ تو یہ کرنا ہے آپ کو، تو یہ میں نے الگ کرایا ہوا ہے، اس میں نہیں کرا رہی ہوں۔ تدریس نظم کے ملحوظات قلم بند کیجیے۔ تو یہ آج میں یہ والا نہ کرا کر کے یہ کراؤں گی کہ تدریس نظم کے ملحوظات کون کون سے ہیں، یعنی کویتا شکشن کے جو شیکشک نیتارتھ کہیں کہ کون کون سے ہیں، تو اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو جواب آپ لکھیں گے کہ مختلف سطحوں پر تدریس نظم کے ملحوظات کی تعلیم کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں، یعنی الگ الگ کلاسوں میں الگ الگ سطحوں پر اس کے الگ الگ بنیاد ہیں۔ تدریس نظم کے ملحوظات جو ہیں الگ الگ طرح کے ہیں، ان کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو بنیادی سطح پر یعنی پراتھمک استر پر کیا ہے اس کی مقاصد؟ تو بنیادی استر پر لکھیے مقاصد، نمبر 1 پر لکھیے کہ نظم کے ذریعے مسرت کا ماحول پیدا کرنا، اور اگلا لکھیے کہ اداکاری کے ذریعے نظم گانا اور پیش کرنا۔ پھر تیسرے پہ لکھیے کہ جانوروں اور پرندوں کی نظمیں پڑھنا، اور چوتھے پر لکھیے کہ نظم میں دلچسپی پیدا کرنا۔ پھر اگلا لکھیے کہ رفتاریاتی تال اور لہجے کا علم فراہم کرنا۔ تو یہ ہوا بنیادی سطح پر مقاصد، لیکن تھوڑا سا ابھی اور بھی جانیں گے بنیادی استر پر ہی۔ تو اس میں لکھیے گروپ گانوں کے ذریعے اتحاد کا تعارف کرنا، اور اگلا لکھیے کہ اشعار کی بنیاد پر تسبیح پڑھنا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ ثانوی سطح پر مقاصد کا ہے، تو ہر سطح پر اس کے الگ الگ مقاصد ہیں۔ تو یہاں پر ہے تاثرات کو سمجھنے کی صلاحیت فراہم کرنا، کیونکہ بچے اب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے،
जो प्राथमिक स्तर था उसमें बच्चे छोटे होते हैं और ये माध्यमिक स्तर पे है। और दूसरे पे लिखिए कि नज़्म का हाफिज़ा। और तीसरे पर लिखिए कि शायरी, लहजे, मुनासिब रफ्तारियाती ताल, एहसास और सऊदी नुज़ूली का इल्म हासिल करना। चौथे पर लिखिए कि थिएटर के ज़रिए शायरी पेश करना। ये हुआ माध्यमिक स्तर पर। अब हम जानते हैं आला सानवी सतह पर मकासद, जिसे कहते हैं उच्च माध्यमिक। तो उस स्तर पर कौन से मकासद होने चाहिए तदरीस नज़्म के? तो यहाँ पर आप लिखिए कि शायर के एहसास से आगाह करना। और अगला लिखिए कि तलबा के तख़ील की ताकत को फ़रोग़ देना। और अगला लिखिए कि खूबसूरती का इल्म देना। फिर अगला आता है तलबा के तख़ील की ताकत को फ़रोग़ देना। फिर अगला है खूबसूरती का इल्म देना। और तलबा के मुंतिक़ सोच और तख़ील की ताकत को फ़रोग़ देना। और अगले नंबर पर आएगा शायरी के मुख्तलिफ़ असनाफ़ का इल्म फ़राहम करना। और अगले नंबर पर आएगा नज़्म का तनक़ीदी मुताला करना। और अगले नंबर पर आएगा हरकत, चढ़ाई और नुज़ूल की तरतीब में अशआर सुनाने की सलाहियत फ़राहम करना। और आखिरी नंबर पर आएगा कि तलबा को नज़में लिखने की तरग़ीब देना कि वो नज़्म लिखे कैसे। तो ये होगा उच्च माध्यमिक स्तर पर। फिर हम जानते हैं कि तदरीस नज़्म की खुसूसियात कौन कौन सी हैं। तो तदरीस नज़्म की खुसूसियात डालिए और उसके आगे लिखिए कि शायर के कलम से शायरी एहसास की सूरत में दिल से छलक कर लिखी जाती है। नज़्म शायर का मरकब एहसास है। और आगे लिखिए कि नज़्म की ज़बान सादा, शीरी यानी बहुत ही मीठी होनी चाहिए और सादा भी होनी चाहिए और गाय की होनी चाहिए। तीसरे पर डालिए कि मौसीकी शायरों के दिल की धड़कन है। ताल और आवाज़ों के उरूज व ज़वाल की वजह से नज़्म के एहसासात उभरते हैं। और अगले लिखिए कि रस्त और शायरी एक दूसरे पर मुनहसर हैं। एक के बग़ैर दूसरा फ़रीक़ कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से रस को शायरी की रूह कहा जाता है। और अगले नंबर पर लिखिए कि शायरी में एक लाज़मी अंसर होता है। और अगले में लिखिए कि शायरी के शाहकार हमेशा मुस्तकिल होते हैं। तो ये तदरीस नज़्म के खुसूसियात हुए। अब हम जानते हैं कि तदरीस नज़्म सिखाने के मराहिल कौन कौन से हैं। तो ये कैसे सीखे जा सकते हैं, उनके मराहिल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए कि नज़्म पढ़ने के मराहिल, इस अम्ल यानी नज़्म को पढ़ना कैसे है, उसको सीखना कैसे है, उसके मराहिल। तो इस अम्ल के खाका की तरफ इशारा करते हैं जिस पर उस्ताद को मौजू को पहचानने के लिए अम्ल करना चाहिए। उस्ताद नज़्म पढ़ाते वक्त किस तरतीब से कौन सा अम्ल अपनाता है उसे तदरीसी अम्ल कहते हैं। इसलिए नज़्म पढ़ाने के मुंदरजा झेल मराहिल हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है तारुफ़। फिर तारुफ़ के बाद आता है मक़सदी बयान और प्रेजेंटेशन। फिर आता है उस्ताद की तरफ से बुलंद आवाज़ से पढ़ना और तलबा का नकली पढ़ना, यानी आवाज़ जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे वो बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, पर जो तलबा होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो साथ ही साथ में उसको दोहराएंगे, नकली करेंगे। और अगले पर लिखिए कि मरकज़ी ख़याल के सवालात। फिर आता है वज़ाहत और जमालियाती एहसास। फिर इसके बाद लिखिए दूसरा नमूना पढ़ना और या उस्ताद की तिलावत। और अगले पे लिखिए कि माने अदराक और जमालियाती अदराक का इम्तिहान। फिर उसके बाद तख्लीकी काम आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि तदरीस नज़्म सिखाने के तरीके कौन कौन से होने चाहिए। ये सिर्फ नज़्म की बात हो रही है। कविता कैसे हम पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे सिखाएंगे, उनके कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर 1 पर कि गाने का तरीका, गाकर सिखाएंगे, ऐसे तरीका होता है। और दूसरे पर आएगा अदाकारी का तरीका, थोड़ा कुछ करके बताएंगे। और तीसरे पर आएगा जायज़ का तरीका या सवाल व जवाब का तरीका। फिर आएगा मानवी तरीका। इसके बाद आएगा तशरीह या तशरीही तरीका। फिर आएगा व्यास सिस्टम, सिर्फ आला तबकात के लिए, यानी जो ऊंचे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए व्यास सिस्टम होता है, रिहर्सल कराना जिसे कहते हैं। फिर अगले पे आएगा तकाबली तरीका, 2 शायरों की नज़में होती हैं, जो 2 शायरे एक दूसरे के आमने सामने बैठकर जो नज़्म पढ़ते हैं वो तकाबली तरीका कहलाता है। फिर आता है तक़सीम का तरीका।
तो इस तरह आज हम लोगों ने ये देखा कि 2021 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और उनके जवाब को कैसे लिखना है। ये जो तदरीस नज़्म के मलहूज़ात हैं ये आपसे कभी कभी शॉर्ट टाइम में भी पूछा जाता है, तो आप इतना ज़्यादा ना लिखें। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा लिखाया है। और अगर आप शॉर्ट टाइप में लिखना है जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे तो आप इसे और कम लिख सकते हैं। और इसकी जो PDF होगी वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आज हम लोगों ने देखा B.Ed उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और उनके जवाब हम कैसे लिखें। तो ये जो PDF है वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम और इस PDF को वहां से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रही हूँ ये सारे के सारे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हैं। अगर आप किसी और से यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हैं और उर्दू वहाँ आपने चूज़ किया हुआ है तो उसके अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो उसे आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भेज सकते हैं, फिर मैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व करा दूँगी। क्योंकि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम बताते हैं कि मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं, तो उसके चूँकि मेरे पास उन यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। अगर आप में से किसी के पास है तो वो हमें ज़रूर भेजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी उसको सॉल्व कराने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके B.Ed या DLED कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए।